नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में जीएस पेपर 3 से रिलेटेड दोस्तों, जिसमें इकोनॉमी है और हमारे देश के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए, दुनिया भर में डिफेंस की फील्ड में हमारी स्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो कि सरकार ने रिसेंटली लिए हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा। जैसे कि पहला डिसीजन आप कह सकते हो, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में अभी आपको बताऊंगा, इनके कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की जा रही, इसके बारे में बात करूंगा। उसके साथ साथ 74% एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट। ये क्या चीज है? देखिए, ये अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% एफडीआई हम अलाउ करेंगे। इससे पहले 49% थी। तो ये 49%, 74% क्या है, ये आपको बताऊंगा। एफडीआई क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज किस तरीके से अभी काम करती हैं और कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद वो किस तरीके से काम करेंगी, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जो आपका एफडीआई का डिफेंस में जो अनाउंसमेंट किया है सरकार ने, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कॉर्पोरेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया, इन दोनों को कनेक्ट करके जो भी कुछ निकल के आता है कॉन्क्रीट, आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से, साथ साथ आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं, मैं इस बात को ध्यान रखता हूं कि आप नॉलेज पहले गेन करो, एग्जाम बाद में देखो। मैं कभी शॉर्टकट पे नहीं जाता हूं। ज्यादातर लोग शॉर्टकट मांगते हैं, पर मैं शॉर्टकट पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरी वो अप्रोच नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, जो भी जेन्युइन कह रही है मैं आपको जवाब दूंगा। मैं रेगुलरली नहीं दे पाऊंगा कि बिल्कुल आपने फोन मैसेज किया और मैंने तुरंत जवाब दे दिया, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बहुत काम होता है। लेकिन जैसे मौका मिलेगा मैं जवाब दूंगा। साथ साथ और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, डिफेंस सेक्टर में। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी हैव अप्रूव्ड द अमेंडमेंट in foreign direct invest policy in defense sector. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said new licenses FDI is permitted up to 74% through automatic route. ठीक है, and beyond 74% to be permitted through government approval route. आप समझिए, सबसे पहले तो ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इस 74% का मतलब क्या है। मान लीजिए कल की डेट में डिफेंस के फील्ड में हेलीकॉप्टर के ऊपर लगने वाले जो 4 ब्लेड्स होते हैं ना, इस ब्लेड को बनाने के लिए फ्रांस की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो भाई, सरकार ने बहुत सी डिफेंस पॉलिसीज बना रखी, उसके अंदर सरकार का मन है हम हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया में बनाएंगे, बहुत से पार्ट्स बनते हैं। तो फ्रांस की कंपनी बोलती कि ठीक है, इन हेलीकॉप्टर्स में ऊपर लगने वाले जो ब्लेड्स हैं उनको हम बनाएंगे। तो उस केस में ये जो फ्रांस की कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। तो वो इंडिया में आएगी, इंडिया में प्लांट लगाएगी, पैसा लेके इंडिया में आएगी, इन ब्लेड्स की टेक्नोलॉजी को लेके इंडिया में आएगी। मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए ना इस ब्लेड्स को बनाने के लिए। या फिर वो फ्रांस की कंपनी क्या कर सकती है कि इंडिया की ही छोटी मोटी किसी डिफेंस फर्म के साथ एक पैक्ट साइन कर लेगी, उसको पैसे दे देगी, उसको टेक्नोलॉजी देगी, अपने एम्प्लॉयज को भेजेगी, ओवरऑल इंडियन मार्केट में ये ब्लेड्स को बनाना शुरू कर देगी। ये जो दो मैंने सिनारियोस बताए, ये क्या है? एक है ग्रीन और एक है ब्राउन। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। अभी इस पे भी आता हूं। तो 74% का मतलब क्या हो गया? 74% का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए वो फ्रांस की कंपनी इंडिया में आके इन ब्लेड्स को बनाने के लिए कंपनी स्टैब्लिश करती है, तो उसके ऊपर वो सीधे सीधे 100% ओनरशिप नहीं ले सकती उस कंपनी की। अगर मैक्सिमम ओनरशिप ले सकती है फ्रांस की कंपनी, तो कितना ले सकती है? 74%। क्योंकि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू सरकार ने कितना अलाउड किया है? 74%। तो कोई नया प्रोजेक्ट डिफेंस के फील्ड में फ्रांस की कंपनी आके लगा रही है हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को बनाने के लिए, तो मैक्सिमम उस कंपनी में कितना ओनरशिप ले सकती है फ्रांस की कंपनी? 74%, उससे ज्यादा नहीं। तो बाकी 26% जो ओनरशिप है वो किसी ना किसी इंडियन कंपनी की होगी या इंडियन इंडिविजुअल्स की होगी। तो इस केस में मान लीजिए इंडिया की कोई छोटी सी कंपनी है, उसके साथ फ्रांस की कंपनी ने डील की और बोला हम आपके हेलीकॉप्टर ब्लेड्स बनाएंगे, तो उस छोटी सी कंपनी में मैक्सिमम स्टेक होल्डरशिप ये फ्रांस की कंपनी 74% ले सकती है। ये मतलब है 74% का। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बात। मैं एक एक करके चीजें आपको समझा रहा हूं। अभी मैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे थोड़ी देर से आता हूं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। क्या है? इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। मतलब फ्रांस की कंपनी आ रही थी इंडिया में, वो यहां पे आके हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स बना रही थी। आपको पता है दोस्तों, हीरो होंडा करके पहले एक कंपनी हुआ करती थी। होंडा अलग हो गई, हीरो अलग हो गई। पहले हीरो होंडा की मोटरसाइकिलें आती थी, होंडा और हीरो टूट गई,
और अलग हो गई। होंडा बाहर की कंपनी थी, बाहर से वो होंडा की कंपनी आई, उसने हीरो कंपनी के साथ एक प्रपोजल किया और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। तो वो जो होंडा की कंपनी ने इंडिया में पैसा लगाया था ना, वो एफडीआई था। बाद में आप देखोगे कि जो हीरो कंपनी है इंडिया की, उसने होंडा की ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और अपने अलग बेसिस को कर लिया, और आज की डेट में हीरो अलग ऑपरेट कर रहा है, होंडा अलग ऑपरेट कर रहा है। तो ये होता है एफडीआई। एफडीआई में एक बाहर की कंपनी जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी। अब वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही तो कोई धर्म तो कर नहीं रही है कि यहाँ पे आके मतलब वो कुछ दान वान कर रही, दान वान कुछ नहीं कर रहे, वो अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट है, यहाँ पे वो चीजों को बेच सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, फ्री में कोई कुछ नहीं करता है। तो एफडीआई में एक इन्वेस्टर फॉरेन एसेट्स को एक्वायर करेगा या नए फॉरेन एसेट्स बनाएगा, ये होता है मतलब एफडीआई का। और जब भी एफडीआई आता है तो भैया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैनेजमेंट ट्रांसफर होता है। तो बाहर की कंपनी अगर किसी इंडिया की कंपनी में पैसा डाल रही है तो कहीं ना कहीं इंडिया वाली कंपनी के मैनेजमेंट में उस बाहर की कंपनी का कुछ से होगा, चूंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पे निकल के आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आपने सुना होगा कि भैया फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपीस जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप बात करो स्मार्टफोन यूजर्स की इंडिया में, तो लगभग 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में। इंटरनेट यूजर्स कितने हैं? 60 करोड़, और ये लगातार बढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप यूजर्स कितने हैं? 40 करोड़। जियो फोन के यूजर्स कितने हैं? 38 करोड़। फेसबुक यूजर्स कितने हैं? 32.8 करोड़। तो फेसबुक को यह समझ में आया कि भैया अगर हम इस जियो के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात तो जियो की जो भी रीच है, आप देखिए जियो की बहुत जगह पे रीच है। जियो टीवी चलता है, जियो सिनेमा चलता है, जियो सावन चलता है, जियो फाइबर, जियो फोन, इन सब चीजों के साथ जो आपके फेसबुक के एसेट्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक वेबसाइट, ये सब जुड़ जाएगी। और जुड़ के क्या होगा कि देखिए जियो एक इंडियन कंपनी है, वो इंडिया में पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, और फेसबुक के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। भैया फेसबुक को चाइना में तो बैन नहीं कर दिया गया, तो फेसबुक के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। तो फेसबुक ने सोचा कि ये जो जियो के प्लेटफॉर्म है, जो इनका मोबाइल नेटवर्क है, इसमें हम अगर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दें तो मजे आ जाएंगे। क्यों मजे आ जाएंगे? क्योंकि देखिए किसी इंडियन कंपनी में अगर फेसबुक इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियस ही बात है कि उस इंडियन कंपनी में फेसबुक की ओनरशिप होगी, और अगर उस इंडियन कंपनी में फेसबुक की ओनरशिप हो गई तो जो इंडियन मार्केट का एक्सेस है फेसबुक को, वो आसान हो जाता है। तो फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपीस खत्म किए और 10% का स्टेक खरीद लिया जियो में। जियो को क्या फायदा है? भैया जियो को पैसे की जरूरत है, ठीक है ना। जियो का अपना एक बहुत बड़ा डेप्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपना एक बड़ा डेप्ट है, उनको ये डेप्ट खत्म करना है। तो 43,574 करोड़ रुपया आया है जियो प्लेटफॉर्म में, इससे वो अपना डेप्ट चुका सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्विजिशन हुआ है जियो प्लेटफॉर्म के 10% स्टेक्स का, ये किसने किया? ये भी याद रखिएगा, जादू होल्डिंग्स करके एलएलसी करके एक कंपनी है। इस जादू होल्डिंग्स एलएलसी ये है क्या? ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है फेसबुक की, नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जिसको मार्च 2020 में डेलावेयर यूएस में इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, तो ये एक एफडीआई का एग्जांपल है, एज सिंपल एज दैट। फेसबुक को इंडियन मार्केट में अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाना है तो वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है जियो में, ठीक है। जियो को बाहर का पैसा मिल रहा है तो वो और खर्चा कर सकती है, मार्केटिंग पे अपने डेप्ट को चुका सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो दोनों को फायदा है। तो ये होता है एफडीआई। यहां पे बहुत हैवी मात्रा में फेसबुक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो एफडीआई है ना दोस्तों, ये ब्राउन फील्ड एफडीआई है, ठीक है। ब्राउन फील्ड एफडीआई मतलब एक बिजनेस जो कि ऑलरेडी सेटअप है इंडिया में, उस बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हो। ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या हो जाएगी कि बिल्कुल नए स्क्रैच से आपने एक बिजनेस को शुरू किया। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्रांस की कंपनी अगर वो हेलीकॉप्टर के ऊपर के ब्लेड्स लगाने के लिए इंडिया में कोई नई कंपनी स्टैब्लिश करती है तो दैट विल बी अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ जियो प्लेटफॉर्म्स में, ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए फेसबुक के इन्वेस्टमेंट को उतना सराहा नहीं गया था। रीजन क्या है कि हम एक ऐसी तरीके की एफडीआई ढूंढते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाए। जियो प्लेटफॉर्म्स तो ऑलरेडी ऊपर उठ गए, उनके अंदर पैसा डाल के क्या होगा? अगर बाहर की कंपनीज आके नए सिरे से एक बिजनेस को शुरू करें तो उससे इंडिया को और फायदा होता है। ये बात यहां पे निकल के आती है। चलिए वो एक अलग चीज है। ग्रीन फील्ड एफडीआई आपको समझ में आ गई होगी, ब्राउन फील्ड एफडीआई आपको समझ में आ गई, एफडीआई ऑपरेट कैसे करती समझ में आ गई, ये जो परसेंटेज है ये कैसे काम करता है समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट में क्या फर्क है? ये शुरू किया आपने न्यूज देखी, जैसा कि मैंने बताया कि 74% एफडीआई डिफेंस सेक्टर में
ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इंक्लूड किया गया है। तो भाई ये जो ऑटोमेटिक रूट बोला जा रहा है ये है क्या, और अप्रूवल रूट क्या है? ऑटोमेटिक रूट ये होता है कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए, बिना आरबीआई की परमिशन लिए आपने सीधे सीधे उन सेक्टर्स में पैसा लगा दिया और उनकी स्टेक होल्डरशिप को ले लिया। ऑटोमेटिक रूट उन सेक्टर्स में होता है जो बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे देश में न्यूक्लियर पावर की बात कर लीजिए, तो न्यूक्लियर पावर में बाहर की कंट्रीज को एक लिमिट से ज्यादा हम घुसने नहीं दे सकते। ठीक है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट्स मतलब वो सेक्टर्स जहां पे हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ज्यादा रोका नहीं जाएगा। अप्रूवल रूट जो इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इन सेंसिटिव सेक्टर्स में किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो उस इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज किया जाएगा बहुत प्रॉपर तरीके से, और स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको अप्रूवल दिया जाएगा। तो भाई अप्रूवल रूट में आपको अप्रूवल लेना है सरकार से, ऑटोमेटिक रूट में आपको किसी भी तरीके से अप्रूवल नहीं लेना है। तो द ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट्स आर एम्ड टू हैव मॉनिटरिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एट द सेम टाइम टू अवॉइड वेस्टफुल प्रोसीजरल डिलेस। ठीक है ना? In most cases, FDI up to certain limits in crores and with certain conditions can be made through the automatic route. In the same sectors, FDI beyond a limit in terms of percentage of investment made in a business venture and that generally have critical importance need approval from the relevant agencies. अभी आपको समझाता हूं। देखिए, इस पे लौट के आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, यहां देखिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में FDI लिमिट है 100% ऑटोमेटिक। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कोई पल्सेस का प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, कि मान लीजिए रॉ पल्स मार्केट में पैदा हुई, किसानों ने पैदा की, अभी उस पल्स को प्रोसेस करके मार्केट में बेचना है या बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए इंडिया में कोई फैक्ट्री लगानी है। अभी बेल्जियम की कोई कंपनी बोलती है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में पल्सेस की प्रोसेसिंग के लिए हम इंडिया में एक प्लांट लगाना चाहते हैं, तो और उस प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो 100 करोड़ रुपए की आ रही है, तो ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी कोई इंडिया की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और उसमें इन्वेस्ट करती है वो बेल्जियम की कंपनी, तो वो ब्राउन फील्ड हो जाएगा। तो नई तो ग्रीन फील्ड, पुरानी तो ब्राउन फील्ड। अभी मान लीजिए 100 करोड़ की बिल्कुल नई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रही है वो बेल्जियम की कंपनी इंडिया में, तो उस केस में किस हद तक एफडीआई लिमिट अलाउड है? 100% एफडीआई लिमिट अलाउड है, यानी कि 100%, यानी कि पूरे की पूरे 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो बेल्जियम की कंट्री इंडिया में, पूरी की पूरी कंपनी वो खुद से लगा सकती है, किसी भी तरीके की कोई परमिशन उसको लेने की जरूरत नहीं, उसको बस एक इंटीमेशन दे देना है कि हाँ भाई हम इतने का एफडीआई आपके यहां लेके आ रहे हैं। तो ये हो गया ऑटोमेटिक रूट। यहां पे ना गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है, ना आरबीआई की परमिशन की जरूरत है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो प्लांटेशन में भी 100% है, माइनिंग में भी 100% है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में 49% है। तो कोई नया पेट्रोलियम प्लांट, कोई नया नेचुरल गैस का प्लांट या एक एग्जिस्टिंग प्लांट को अगर आप खरीद रहे हैं, कोई बाहर की कंपनी खरीद रही है, तो उस केस में मैक्सिमम 49% ओनरशिप हो सकती है बाहर की कंपनी की। ठीक है, तो मान लीजिए पेट्रोलियम का कोई 100 करोड़ का यूनिट है इंडिया में, मान लीजिए जो रवि रोहिया हैं आपकी जो एसआर रिफाइनरीज के हेड हैं, मान लीजिए उनका 100 करोड़ रुपए का जो जामनगर का प्लांट है, मैं एक जनरलाइजेशन ले रहा हूं, उनका प्लांट बहुत हजारों करोड़ का होगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं, तो जो 100 करोड़ रुपए का उनका प्लांट है जामनगर का, मान लीजिए इसमें बाहर से कोई यूएस की कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकती है, तो मैक्सिमम 49% कर सकती है। तो कल की डेट में अगर रवि रोहिया चाहें कि पूरा का पूरा 100% ये बाहर की यूएस की कंपनी को बेच दें, नहीं बेच पाएंगे। मैक्सिमम एफडीआई 49% आ सकती है बाहर से। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एफडीआई 49% आएगी तो बाकी ओनरशिप 51% की होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की कंपनी का कोई ज्यादा मेजर डिसीजन मेकिंग रोल नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। मान लीजिए कि रवि रोहिया, उनके 2-3 भाई बचे हुए 51% को बराबर में शेयर करते हैं और 49% बाहर की यूएस इंडस्ट्रीज से आ गया, तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर तो बाहर की यूएस कंपनी का हो गया ना। तो जरूरी नहीं है कि 50% से ज्यादा अगर एफडीआई आ रही है तो ही बाहर की कंपनी का कंट्रोल होगा। इंडिया में जिन लोगों ने भी उसमें स्टेक होल्डरशिप रख रखी है, अगर वो स्टेक होल्डरशिप बहुत ज्यादा लोगों में बटी हुई है, तो भाई किसकी चलेगी? मेजॉरिटी वाले की चलेगी। तो मान लीजिए 100% ओनरशिप में से 49% बाहर से आ गई और इंडिया का जो 51% है वो 17% 3 लोगों में बटा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है चलेगी किसके? जिसके पास 49% की ओनरशिप है। तो इस चीज को इस बात से कनेक्ट मत करिएगा कि 50% से ज्यादा की एफडीआई आ गई तो ही बाहर वालों का कंट्रोल होगा। बाहर वालों का कंट्रोल 50% से बहुत कम में भी हो जाता है बहुत बार। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अब ऑटोमेटिक एफडीआई आ गई 74% तक की।
लेकिन यहां पे एक नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज है। नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज ये है कि किसी भी डिफेंस सेक्टर की एफडीआई को सरकार रिव्यू कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, लेकिन ओवरऑल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 74% का क्लॉज रखा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, हेलीकॉप्टर के ब्लेड बनाने तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, तो 74% तक की ओनरशिप ले सकती है इंडिया में बनाई हुई किसी इंडस्ट्री की बाहर की कंट्री। उससे ज्यादा लेनी है तो सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सरकार चाहे तो 100% ओनरशिप दे दे उस कंपनी में, पर सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिकली 74% तक अलाउड है। 74% से ज्यादा लेनी तो सरकार से परमिशन लो। उसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग केबल नेटवर्क में 100% ऑटोमेटिक रूट, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज में 100% ऑटोमेटिक रूट, प्रिंट मीडिया में 26% है, वो भी अप्रूवल रूट से। समझ गए दोस्तों? तो प्रिंट मीडिया में बहुत ज्यादा रेगुलेट कर रखा है बाहर की इन्वेस्टमेंट को। तो ये कुछ आपको बता रखे हैं। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स मैंने आपको नीचे बता रखा है। ग्रीन फील्ड मतलब जो बिल्कुल ही शुरू हुआ हो, ब्राउन फील्ड मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें आप कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया एफडीआई के बारे में। ऑटोमेटिक रूट आपको बता दिया, कम रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा लिबरलाइज्ड है। फॉरेन इन्वेस्टर बिना रिजर्व बैंक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। उस लिमिट से ऊपर जाना है तो आपको अप्रूवल रूट लेना पड़ेगा। अप्रूवल रूट में 2-3 बॉडीज प्ले में आ जाती हैं। एक आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एक आ जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और कभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज भी प्ले में आ जाता है। जब भी अप्रूवल रूट के चलते कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है इंडिया में, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस भी इसमें मदद करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 5,000 करोड़ तक की एफडीआई पे अप्रूवल देता है, और इसके ऊपर का अप्रूवल चाहिए तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाना पड़ेगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर सब बैठते हैं। मतलब काफी तगड़ी कमेटी होती है। सारे जो सबसे बड़े डिसीजंस होते हैं देश के, वो सीसीईए द्वारा ही लिए जाते हैं। तो भैया, अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। इंडिया में 41 अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। अगर बात की जाए कि ये 41 अलग अलग ऑर्डिनेंस कंपनीज हैं, ये जो अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं, इनफैक्ट मैं बोलूंगा आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स बोलना चाहिए, कंपनी नहीं बोलना चाहिए। ये एक्चुअली में करते क्या है? तो भाई, ये गन्स बनाएंगे, आर्म फोर्सेस के लिए कपड़े बनाएंगे, मिसाइल्स के कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे, एम्यूनिशंस गोलियां बनाएंगे, क्लॉथिंग, वेपन्स, ये सब काम है इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड को बनाने का। ठीक है ना? अगर आप, वैसे तो अब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को शायद बंद कर दिया है, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो इंडियन आईईएस की जो पोस्ट है ना, उसमें इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करके भी पोस्ट हुआ करती थी। तो उसमें आप इन्हीं फैक्ट्रीज में जाके बैठते थे और जो भी वर्कर्स होते थे इनके काम को आप ओवरलुक करते थे। इसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। अब इसके कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन है? नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है वर्किंग कल्चर को इंप्रूव करना, ताकि एफिशिएंसी को ज्यादा लाया जा सके। यानी जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, इनको कुछ हिस्से में तोड़ के जो कॉमन काम है उनको मिला के एक डीपीएसयू बना दी जाएगी, यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये जो अलग अलग 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, इनके काम को पहले सेग्रीगेट किया जाएगा, इनके ऊपर बातचीत होगी, बातचीत के आधार पे कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जिनके कुछ काम एक जैसे हैं उनको मैच करके एक डीपीएसयू बना दी जाएगी, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अच्छा, एक बात और है, शुरुआत में इन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो ओनरशिप होगी ना, वो सरकार के पास ही होगी। ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है प्राइवेट ओनरशिप घुसे, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे घुसेगी। तो ये मत समझिए कि अगर आप कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का तो आप उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, हो सकता है बाद में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, बट शुरू शुरू में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। अभी बात यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो कि इतने क्रिटिकल है, इनका आप कॉर्पोरेटाइजेशन कर क्यों रहे हो? देखिए, आर्म फोर्सेस से अक्सर कर ये शिकायत मिलती है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, ये जो बोर्ड्स हैं, इनसे जो सामान बन के आता है वो कभी कभी सब ऑप्टिमल होता है, उसका इतना अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी जब रिसेंटली ये न्यूज निकल के आई थी कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड को, तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो यूनियन थे, यूनियन ग्रुप्स खड़े हो गए, अपोज करने लगे। तो उस समय बड़ा बवाल हुआ कि भैया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले कैसे अपोज कर सकते हैं? तो क्या आर्म्ड फोर्सेस भी अपोज करेंगे? क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर में खड़े होकर लड़ रही हैं, ठीक है, उनको सामान कौन पीछे सप्लाई कर रहा है? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सप्लाई कर रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कैसे स्ट्राइक पे जा सकती है? खैर, वो एक अलग इशू है। कहीं ना कहीं इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को रिवाइव करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, इनके काम करने के तरीकों को बदलने की जरूरत है, और यही किया जा रहा है। और जो आर्म्ड फोर्सेस के जो टॉप एक्लॉन्स हैं, ठीक है ना, वो इस बात से काफी खुश हैं। ठीक है,
अभी के लिए आप देखो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, कहीं ना कहीं जो काम की क्वालिटी है उसके ऊपर कभी कभी आवाज उठाई गई है। तो अगर एक कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, यानी कुछ कॉमन काम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो केवल एम्यूनिशन बनाती, जो केवल गोलियां बनाती हैं, उनको मिला के एक अलग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया जा सकता है, जिससे उनके काम में स्पेसिफिसिटी आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगा। ओके, तो यहां पे कॉर्पोरेशंस बनाने की बात की जा रही, स्टेट एसेट्स को कॉर्पोरेशन में बदल रहे हैं और उस कॉर्पोरेशन की शुरुआत में गवर्नमेंट ओनरशिप भी होगी। लेकिन जो 74% एफडीआई आ रही है ना, उसको इस कॉर्पोरेटाइजेशन के साथ बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो कल की डेट में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स में से वो बोर्ड्स जो कि सिर्फ एम्यूनिशन बना रहे हैं, सिर्फ गोलियां बना रहे हैं, उनको मिला के अगर आप डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना देते हो एक, और उस डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में यूरोप, जर्मनी की कोई कंपनी बोलती कि हम इन्वेस्ट करके गोलियों बनाने की टेक्नोलॉजी आपको देंगे और फिर वो गोलियां आपकी आर्म फोर्सेस खरीदेंगी, हम 26% की ओनरशिप इसमें चाहते हैं। समझे कैसे एफडीआई आएगी? तो अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का काम करने का तरीका है वो गलत है। वो कंपनी की तरह काम करते नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। इसको बदल के आप उसको एक कंपनी बना दोगे तो उस कंपनी में कल की डेट से जो हाईली एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट पैसा भी लेके आएगी और टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी। और ऑब्वियस सी बात है, इतने की और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेटाइज, एक लिमिट से ज्यादा इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सरकार वैसे भी नहीं करेगी। लेकिन हाँ, इनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। इससे वो सामान जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास पहुंचता है वो जल्दी पहुंचेगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, इनके काम करने का तरीका अच्छा होगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आपके लिए ये कुछ टॉपिक समझने जरूरी थे, ठीक है, कि 74%, ये परसेंट क्या होते हैं, 74% डिफेंस इंडस्ट्री में आने से हो क्या क्या सकता है, इसको कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ आप कैसे जोड़ोगे, और जो की सेक्टर्स है उसमें कितनी कितनी एफडीआई है अभी ऑटोमेटिक रूट के अंदर, ये भी मैंने आपको बताया। ऑटोमेटिक अप्रूवल का फर्क भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गुड बाय।